गुड मॉर्निंग। अब हमारा नया टॉपिक है इरिथ्रो एवं थ्रियो समवयवी। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यदि अणु में एन कायरल सेंटर हो वो असमान हो, तो ऐसी स्थिति में जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो 2 की पावर n होंगे। यानी अगर यहाँ पर मान लो हम कहते हैं कि इसमें जैसे कायरल सेंटर कितने हो गए, 2 हो गए, तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 2 यानी कितने हो गए, 2 की पावर 2 यानी 4 आइसोमर इसमें उपस्थित होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये हमने कहा कि एक में तो हमने जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया, दोनों Cl एक तरफ है, यहाँ दोनों Cl ये आपस में, तो ये मिरर इमेज है। ये कौन से हो गए, दर्पण प्रतिबिंब युग्म या एनेंटियोमर कहलाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में इसके भी जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये इस प्रकार, ये जो सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी यहाँ पर अगर ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इन्हें इरिथ्रो युग्म कहते हैं। ऐसे ही इनको भी हम क्या कहेंगे, थ्रियो युग्म कहेंगे। यानी डायस्टीरियो, ये तो हो गए एनेंटियोमरिक पेयर इन विच सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन सिमिलर साइड, यानी कि एनेंटियोमरिक पेयर का मतलब हो गया यानी दर्पण प्रतिबिंब युग्म जिसमें समान समूह एक ही तरफ उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इरिथ्रो युग्म कहलाएंगे। और जबकि अगर समान समूह अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन्हें थ्रियो युग्म कहा जाएगा। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए, ये हो गए दर्पण प्रतिबिंब यानी एनेंटियोमर, इरिथ्रो युग्म भी हमने कहा। थर्ड और फोर्थ क्या हो गए, दर्पण प्रतिबिंब युग्म हो गए यानी एनेंटियोमर, और ये थ्रियो युग्म भी कहा क्योंकि सिमिलर समूह जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि एक तरह से अप्रतिबिंब रूप हो गए, त्रिविम समवयवी हो गए, लेकिन ये क्या होंगे, एक दूसरे के अप्रतिबिंब है, यानी कि मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के। तो ऐसे में क्या होंगे, ये फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, ये कहलाएंगे विवरिम समवयवी। डायस्टीरियोमरिक फॉर्म हो गई एक दूसरे की, यानी डायस्टीरियोमर आर दोज ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, यानी कि वह प्रकाशिक समवयवी होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। तो ये फर्स्ट और थर्ड हो गया, फर्स्ट और फोर्थ भी हो गया, हमने लिखा है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। ऐसी सेकंड एंड थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ, ये रहा सेकंड एंड थर्ड, एंड ये भी विवरिम समवयवी होंगे क्योंकि इनमें तो यहाँ ग्रुप इधर की तरफ है, इनमें अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो सकते। अब इरिथ्रो और थ्रियो भी एक दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पर अगर हम देखें इरिथ्रो और थ्रियो, इरिथ्रो का मतलब हो गया ये रहे सिमिलर ग्रुप वाले, सेम साइड वाले, और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, तो इरिथ्रो और थ्रियो युग्म में भी एक दूसरे के क्या होंगे, विवरिम समवयवी होंगे। अब हम कहते हैं कि ये हमने लिख भी दिया, लिख रखा है प्रतिबिंब समवयवी युग्म जिसमें समान क्रियात्मक समूह एक तरफ हो तो इरिथ्रो युग्म, यदि विपरीत दिशा में हो तो थ्रियो युग्म कहा जाता है। और इरिथ्रो और थ्रियो युग्म एक दूसरे के विवरिम समवयवी होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज पद का उपयोग किया जाता है इरिथ्रो और थ्रियो के स्थान पर, क्योंकि हमने देखा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ओस आता है पीछे, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में ऊपर की तरफ CHO और यहाँ नीचे की तरफ CH2O है। तो अगर हम ये चीज कार्बोहाइड्रेट के अंदर ले रहे हैं तो हम उसको कहेंगे इरिथ्रोज युग्म, यानी जिसमें 2 OH सिमिलर साइड हो तो वो इरिथ्रोज युग्म हो गए, जिसमें OH अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन्हें थ्रियोज युग्म कहा जाएगा। अब आता है हमारे पास राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज की संरचना। अब राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज में हम क्या लेते हैं, राइबोज का वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O5 ब्रोमीन वाटर के साथ करवाने पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें CHO समूह उपस्थित है, और या फिर हमें एसिटाइल फॉर्म उपस्थिट है। टोलिन और फेलिंग को भी अपचयित कर देता है, तो यानी ये CHO समूह की उपस्थिति को सिद्ध करता है। तो यानी CHO ये रहा टोलिन ले, चाहे हमने कहा ब्रोमीन वाटर ले, चाहे फेलिंग ले, उसके साथ CHOCOH में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब उसमें CHO समूह उपस्थित है। अब हम कह रहे हैं फास्फोरस और HI के साथ एन पेंटेन बनाता है, और ये जिससे इससे क्या सिद्ध होता है, ये रहा हमने लिख भी रखा है, फास्फोरस HI के साथ एन पेंटेन, यानी कि सभी की सभी कार्बन जो है एक ही श्रृंखला में उपस्थित है, सभी की सभी अगर एक ही श्रृंखला में, यानी कोई भी शाखित अवस्था इसमें नहीं है, अशाखित अवस्था में है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि 4 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ टेट्रा एसीटेट का निर्माण करता है, ये रहा 4 मोल, तो इसका मतलब 4 OH ग्रुप है, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये डिफरेंट कार्बन पर OH समूह उपस्थित है। इसके अलावा HNO3 के साथ हमने कहा है, ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमने बताई दी, और HNO3 के साथ हमने कहा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, यानी एक CHO समूह है और एक CH2OH समूह है, तभी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। जैसे आपको पहले भी बताया था कि HNO3 दोनों CHO को भी कन्वर्ट कर देता है, दोनों CH2OH को भी कन्वर्ट कर देता है,
यानी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को भी कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एसिड के अंदर। लेकिन अगर 2 CHO होते तो ब्रोमीन वाटर के साथ ही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जबकि यहाँ पर एक ही बन रहा है। और फिर हमने इसका करवाया HNO3 के साथ, तो हमें मिल रहा है यानी कि एक CH2OH समूह इसमें अवश्य उपस्थित होगा और एक CHO ही होगा। तो इसलिए हमें मिल गया क्या, यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर ये राइबोस की हमने संरचना बनाई है। यहाँ हमने इसका साइनोहाइड्रिन से करवा कर हम आगे भी इसकी फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं। यानी राइबोस की हमने आगे अगर हम साइनोहाइड्रिन से करवाए तो ये साइनोहाइड्रिन HCN के साथ करवाए तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। और अगर हमने CN का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमें यहाँ पर CN इसका हाइड्रोलिसिस करने पर तो COH कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग या 6 मेंबर का कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पर वलय संरचना की बात करते हैं। तो यहाँ इसकी वलय संरचना हमने बनाई है। अब वलय संरचना के लिए हमने कैसे करा है कि अगर मान लो मैं इसको इससे कंबाइन करता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इससे कंबाइन करता हूँ तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये CHOH इधर आ जाएगा, बाकी वैसा की वैसा HOH और HO ये इस तरह से, और CH2OH ये इस प्रकार से बनेगा। अब हम जब इस तरह की संरचना ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हम देख रहे हैं HOH, ये रहा HOH और HOH, ये भी HOH, ये भी HOH, ये भी HOH। और इसमें हमने कहा है कि 2 चेंज होते हैं, एक CH2OH इधर आता है, H इधर आता है, फिर O इधर आता है और ये फिर H इधर चला जाता है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से बन गया। अब राइबोज का रहता है, ये मैंने आगे लिख रखा है, राइबोज जो है वो RNA का तो डीऑक्सीराइबो DNA का महत्वपूर्ण भाग है। राइबोज RNA का मुख्य भाग है, DNA का मुख्य भाग डीऑक्सीराइबोज है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला है, C2 स्थिति पर ऑक्सीजन का अभाव है, तभी हम क्या बोलेंगे डीऑक्सी, यानी यहाँ पर ये तो 2-डीऑक्सीराइबोज ही हम उसको कह सकते हैं, 2-डीऑक्सीराइबोज ये रहा यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध एवं E3A बंध। अब इसमें हमने लिया अल्फा और बीटा फॉर्म, हमें पता है इसको पायरेनोस फॉर्म, ये हमने लिए यहाँ पर पायरेनोस फॉर्म, और पायरेनोस को भी हमने किस फॉर्म में लिखा है, ये कन्फर्मेशनल उसका फॉर्मूला लिखा है, अल्फा और बीटा फॉर्म। ये हमने ये इस तरह से दिखाया है कि नहीं अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये हमें पता है कि अल्फा हो चाहे बीटा ग्लूकोज, सभी की सभी जो ग्रुप होते हैं केवल पहले कार्बन को छोड़कर वो सभी की सभी इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। लेकिन बीटा ग्लूकोज में जो होता है वो इक्वेटोरियल पर होता है और अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पर होता है। तो हमने इसको ऐसे इस तरह से बनाया है कि अल्फा और बीटा में से कुछ भी ये हो सकता है। अब इसे हम क्या करवा रहे हैं, हमने टॉपिक जो हमारा आ रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या E3A बॉन्ड एवं E3A बॉन्ड। अब ये किस तरह से है यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे हमने H+ से हमने इसकी करवाई, तो अब ये रिएक्शन में क्या होगा, अभी आपको ये इस तरह से OH2+ बन गया और वो बाकी वैसे की वैसे ही ग्रुप है, ये रहे, ये CH2OH, ये OH, ये OH और ये इधर की तरफ OH। अब मैं इसकी करवा रहा हूँ किसके साथ, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ CH3OH के साथ। यानी मैंने एक तरह से अल्कोहल के साथ करवाई, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो ये इसने इसको हटा दिया और ये रिप्लेस हो गया H2O और ये हमने करवाया, तो यानी OH की जगह आपके क्या बन गया यहाँ पर, ये आपके इधर की तरफ OCH3 ग्रुप आ गया, OH 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 CH2OH। तो ये हेमीएसिटेल फॉर्म होती है और हमें पता है ये एसिटेल बन गए। अब इसके बाद करते हैं, इसके बाद हम वापस से करवाते हैं, अब किसके साथ, बेस के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। यानी अब क्या, और हमने इसकी करवाई बेस के साथ, यानी OH- हमने यहाँ लिया। तो बेस के साथ करवाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक एक करके ग्रुप, यानी कैसे, O- ऐसे OH, इसकी फिर हमने करवाई डाइमेथिल सल्फेट के साथ, यानी CS डाइमेथिल सल्फेट SO4 इस तरह से लिखेंगे, या हम यूँ लिख सकते हैं CH3OSO2OCH3 हो गए। और ये O इसको इधर से लिया और ये इधर की तरफ चला गया, यानी आपके कैसे बन गए यहाँ पर इस प्रकार से। और अब हम लगातार इससे ऐसे आगे से आगे रिएक्शन करवाएंगे
यानी हमने क्या करवाया यहाँ पर, ये OH माइनस से और फिर हमने डाइमेथिल सल्फेट के साथ, तो ये आगे से आगे रिएक्शन होगी, तो सभी की सभी जो ग्रुप होंगे आपके, यानी ये जो OH ग्रुप है, ये OH और ये OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इस प्रकार से। ये तो बना था किससे, OCH3 अभी हमने लिया था, ये OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ था, OH जो हुआ था वो तो इस प्रकार से हुआ था, एसिड की प्रेजेंस में OCH3 में कन्वर्ट होता है, और ये बाकी के जो किससे कन्वर्ट होंगे, ये बेस की प्रेजेंस में किससे, डाइमेथिल सल्फेट के साथ, ये इस तरह से, और ये CH2OCH3। तो हमें मिल गया 1 2 3 4 5 पेंटा मैथिल डेरिवेटिव बन गया, पेंटा ओ मैथिल डेरिवेटिव, एक तरह से हम कहेंगे पेंटा ओ मैथिल व्युत्पन्न मिल गया हमें, ये इस प्रकार से मिल गया। अब हम इसकी वापस से क्या करवा रहे हैं रिएक्शन, इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, इसका हमने करवाया H2OH+ से। तो हमें पता है कि जो एस्टर ग्रुप होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, अगर मान लो मैं RCOOCH3 करवा रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर हमें पता है कि RCOCH3 अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ अम्ल की उपस्थिति में, तो किस में बदल जाता है, RCOH में, और CH3OH इस तरह से अलग हो जाता है। तो यहाँ हमने जब करवाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, ये इस प्रकार से रिएक्शन इस प्रकार से आपके बन जाएगा, ये वापस से OH आ गया यहाँ पर, और OCH3 इधर वैसा की वैसे ही रहेगा, और इस प्रकार से ये OCH3 और ये OCH3, तो यहाँ पर हो गया ये इस तरह से। और जबकि अब हम यहाँ पर करवा रहे हैं, जैसे हम करवाते हैं एस्टर में, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एस्टर में हम करवाते हैं तो ये हमें RCOH मिलता है, CH3OH, और अब हम जब करवा रहे HI के साथ, तो HI के साथ वही बारी बारी से, एक बार इससे, एक बार इससे, इससे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, वापस से वही पहले वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी, यानी अल्फा और बीटा ग्लूको आयरनोस फॉर्म मिल गई। तो हमें अब ये पता लग रहा है कि यानी जो OCH3 की जब हमने HI से करवाई तो हमें क्या मिल गया, OH, और साथ में मिल गया CH3I। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है OCH3 ग्रुप जो बचे हुए हैं वो तो कौन से हो गए, वो तो हो गए E3A बंद हो गए। तो फिर ये वाला कौन सा बंद हुआ, तो ये वाला जो बंद होता है ये इन बाकी बंद से भिन्न होता है, जो कि HI से प्रभावित नहीं हो रहा। तो ये वाला जो बंद कहलाता है ये डिफरेंट तरह का बंद होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंद। ये वाला जो बंद कहलाएगा ये ग्लाइकोसाइडिक बंद है। ये किस तरह से व्यवहार कर रहा है, एस्टरिक ग्रुप की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ये वाले OCH3 को, क्योंकि इसकी नेचर इन बाकी 4 से डिफरेंट है, C2 पर, C3 पर, C4 पर और C6 पर जो OH ग्रुप है उससे भिन्न है। तो यानी C2, C3, C4 और C6 वाले तो जो हो गए वो कौन से बंद हो गए, वो तो हो गए E3A बंद। OCH3 जो ग्रुप है उस पर वो तो हो गए E3A बंद हो गए, और जबकि C1 पर जो है वो कहलाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।